छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे भाजपा प्रदेश मुख्यालय। इलेक्शन वॉर रूम का सीएम ने किया निरीक्षण। प्रदेशवासियों से सीएम ने की मतदान करने की अपील। सुबह से अभी तक काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया हो रही है। केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बनाने की भाजपा पूरी तैयारी में है। सीएम एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनकर तैयार होने वाला है। आईडी ऊपर नीला अपने मताधिकार का उपयोग करें और खास करके विकास की मदद ने काम किया है। जिस तरह से पूरे देश में वातावरण बना फिर एक बार 400 और मोदी सरकार बना करके भारत को नंबर 1 का देश बनाने के लिए और मध्य प्रदेश में दलित सरकार मानने के तरह से आग्रह पर उनके आश्वासन पर हमारी सरकार बनी है 100% के साथ। अब डबल इंजन की सरकार के लिए और ज़्यादा जरूरी हो गया कि केंद्र में सरकार बने। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता का जो रुझान बता रहा है निश्चित रूप से वो हमारे लिए अनुकूल है। हम और भाग्यशाली है कि आज हमारी राजधानी भोपाल में हमारे यशस्वी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद भी राजगढ़ और गुना के अलग अलग विधानसभाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरा अपनी ओर से उनका अभिनंदन है, स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि उनका दौरा जैसा हमारे गरिमा हुआ उसी प्रकार से होगा। उनका प्रेम इसमें हम सबके लिए बना रहेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ और साथ वोट देने के लिए जिताने के लिए सफल करें। खास करके सभी प्रत्याशियों ने हमारी मेहनत की थी और उनका रिजल्ट दिख रहा है। हर प्रत्याशी की तरफ समाचार बहुत पाई। सर पहले राउंड में जिस तरीके से कम वोटिंग हुई तो थी, बोलना ही नहीं है नहीं वाले छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नागदा सहित पूरे प्रदेश भर में 80+ बुजुर्ग व्यक्ति अब घर बैठे अपने मत का उपयोग कर सकेंगे, जिसकी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। नागदा एसडीएम सत्यनारायण सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोग जो 80 साल से अधिक हैं और जो पोलिंग बूथों तक नहीं जा सकते, उनके लिए घर बैठे मत डालने के लिए व्यवस्था की जा रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा मत डालें, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। मतदान केंद्र को लेके जो मतदाताओं को लेके गाइडलाइन जो जिला कलेक्टर द्वारा आई है, तो जो एज 80+ वो है उनके लिए क्या गाइडलाइन रहेगी सर? जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं 85+ व्यक्ति और साथ में जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनको होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा सभी इस कैटेगरी के जो मतदाता हैं उनको फॉर्म 12D वितरण किया गया था। 12D के आधार पर जिन लोगों ने होम वोटिंग के लिए मांग की है, ऐसे 158 फॉर्म नागदा खाचर विधानसभा के अंतर्गत वापस प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके लिए हमारे मतदान दल बनाए जाएंगे। मतदान दलों रूट चार्ट इसकी सूचना राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को भी प्रदान की जाएगी। 4 मई से 8 मई के बीच में इस प्रकार का होम वोटिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अभी तिथियां फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अनुमानित जो तिथि है वो 4 मई से 8 मई के बीच में इनको होम वोटिंग कराया जाएगा। सर मतदाता को जागरूक करने के लिए भी कोई अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप एक्टिविटी नगर पालिका और जनपद पंचायत के द्वारा बराबर जारी की जा रही है। इसके तहत दीवार लेखन, स्लोगन और अन्य प्रकार की रैलियाँ वगैरह आयोजित की जा रही हैं। मतदाताओं को बराबर जागरूक किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
गुरुवार की दोपहर अचानक जोरदार धमाके के साथ हुए विस्फोट ने आधारताल क्षेत्र की जनता को दहलाकर रख दिया। दरअसल खजरी खिरिया बाईपास के पास एक कबाड़ी की कबाड़ खाने में विस्फोट होने से 3 लोगों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है और कई घायल हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद जिला प्रशासन के और फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे और बताया जाता है कि शमाम कबाड़ी शहर का जाना माना नाम है। सुरक्षा संस्थानों से बेचने का काम करता था। सुरक्षा संस्थानों से लिए गए बम के स्क्रैप को अपने गोदाम में बने उनको जलाकर नष्ट करता था। वह बमों के स्क्रैप को जलाकर नष्ट कर रहा था कि तभी अचानक विस्फोट हो गया और कबाड़ खाना और इसमें कई लोगों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस घटना की तफ्तीश कर रहा है। ये रजा मेटल इंडस्ट्रीज जो है सिहोरा रोड पे, इसमें एक विस्फोट की सूचना है और विस्फोट बड़ा भारी विस्फोट था जिसमें उसके मेटल की जो छत है वो उड़ गई है, उसके आसपास की दीवारें दरक गई हैं। कुछ लोगों की कैजुअल्टीज़ होने की भी सूचना है। ये मौके पे ग्राउंड जीरो पे जो हमारी टीम जाएगी इसके बाद ही आइडिया लग पाएगा कि कितनी कैजुअल्टी हुई है और कितना नुकसान हुआ है। ये विस्फोट का कारण है कि कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ वहाँ पे था जो स्क्रैप का काम करता था। ये बंदा कोई ऐसा पदार्थ गोदाम में रखा हुआ था जिससे विस्फोट हुआ है। सर आर्मी के कुछ बम भी यहाँ पे मिले हुए हैं, ऐसी संभावना जता रहे हैं। अभी ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद पता लगेगा कि इस तरह की क्या स्थिति है। तो अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मोटे तौर पर जो लोग जहाँ पे पहले से मौजूद थे वो 3-4 लोगों की संख्या बता रहे हैं, पर जब तक पूरी जांच नहीं हो पाती किसी तरह का तस्दीक करना मुश्किल है। क्या नाम है? भोलाराम भूमिया। अच्छा, क्या हुआ है और क्या आपको अभी तक बताया गया? तो हमको फ़ोन गया था इसलिए हम आए हैं कि मिल नहीं रहे हैं। हाँ, क्या बताया उन्होंने? नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ है? कुछ बताया? तो कुछ भी नहीं बता रहे लोग। हम कह रहे जानकारी मिल जाती इसलिए हम आए हैं। कितनी उम्र है उनकी? उनकी है 48 इंच। कितने बजे काम से आए थे? 9 बजे आते थे। क्या करते थे यहाँ पर? यहाँ पर वो लोहा कटिंग करते थे। काय से करते थे? मतलब लोहा गैस पर। गैस पर। अभी कुछ नहीं पता चला? नहीं चल रहा है सर। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 25 साल हो गए सर। पुराने आदमी। आपके कौन है? चाचा ससुर हैं। आपका नाम क्या है? बीना ठाकुर भूमिया। पता नहीं चला है कि एग्जैक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ है ब्लास्ट, लेकिन एक ब्लास्ट की खबर आई थी 12:10 या 12 मिनट पे 100 डायल पे। उसमें हमारी 100 डायल की टीम यहाँ पहुँची तो उसके साथ पुलिस भी पहुँच गई। थानों की जो आधारताल थाना के अंदर खजूरी खिरिया गांव में बना हुआ एक शेड है और उस शेड पे एक ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट काफ़ी ज़बरदस्त था क्योंकि काफ़ी दूर तक लोगों ने आवाज़ सुनी थी। एक गहरा गड्ढा भी हो गया है। वहाँ पर कुछ जो अनयूज सेल होते हैं, जो लॉन्ग रेंज सेल जो है, जो टेस्टिंग के रहते हैं, वो भी पाए गए हैं उसमें जो है। तो ब्लास्ट उसी की वजह से हुआ है या कोई गैस टंकी फटी है स्पष्ट नहीं, लेकिन वहाँ कुछ गैस के सिलेंडर भी फटे हुए दिख रहे हैं जो है, मतलब वहाँ होल दिख रहे हैं। तो अभी उसकी जाँच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चूँकि पानी से बुझा दिया गया है पूरी तरह से, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर सा है तो उसके पास जाने में भी थोड़ा रिस्क है अभी। और जो एक्सप्लोसिव जैसे मटेरियल दिख रहे हैं उसको हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उसके लिए हम सेफ्टी ऑफिसर्स को बुलाए हैं, वो आकर उसको जांच करेंगे तो उसके बाद हम उसमें वहाँ से उसका क्लियर करेंगे। उसमें कैजुअल्टीज का कुछ है, कितने कैजुअल्टी हुई है ये तो नहीं बता, लेकिन एक व्यक्ति की हमको जो है उसका हाथ दिखाई दिया है, तो संभावना एक तो 100% है, लेकिन 2 व्यक्ति मिसिंग हैं, इसलिए अभी हमें स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम पूरा इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे तब पता लगा पाएंगे कि वहाँ एक व्यक्ति है। कितने लोग काम कर रहे हैं सर, कुछ पता चला है? लेकिन फैक्ट्री में 10 लोग थे, लेकिन 8 लोग तो हमें मिल गए हैं, बच्चे 2 व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। इसमें सर आर्मी वालों को बुलाया जाएगा? हम उनका सहयोग लेंगे इसमें वेरीफाई करने के लिए। देखिए अभी मैं डिटेल ज़्यादा मुझे नहीं पता है कि किसी गोडाउन एमर कौन है। राज टेलर्स के नाम से लिखा हुआ, बाकी डिटेल्स हम आपको थोड़े से बदगजा टेलर्स तो उसके बाद ही हम कर पाएंगे। कुछ पता चल पाया आर्मी के ऑलमोस्ट बहुत सारे बम के जो है वो केस यहाँ मिले हैं, किस लिए आते थे? देखिए ऐसा कहते हैं कि ऐसा बता रहे थे कि यहाँ कुछ गांव में उसको उनका वो किया जाता है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में लॉन्ग रेंज में फायर किए जाते हैं तो कभी कभी वो कहीं गिर जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो गांव वाले भी उठा लेते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। अल्टीमेटली ये आए कैसे, इसकी भी हमारी जांच का मुद्दा रहेगा। हम इसको जांच करके पूरा फिर कार्रवाई करेंगे। बॉक्सेस भी मिले हैं आर्मी के, सामान लाने वाले, कैरी करने वाले बड़े बॉक्स। अभी हमारी निगाह में नहीं आया, जो चीज़ आपने बताई उसको हम वेरीफाई करेंगे। सर ये बताया जा रहा है कि फरार चल रहा है इसका मालिक, इसके बारे में कुछ जाँच करेंगे? पिछली FIR देखिए यदि फरार हैं, जो भी हो कार्रवाई तो अपने आप हो गए। यदि आरोपी में किसी प्रकरण में तो गिरफ्तार होंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लंबे समय से फरार है, आधारताल थाने में इनकी शिकायत भी है कई सारे मामलों में। मैं उसको दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ।
छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन जिले की नागदा तहसील के ग्राम नयन में गांव की एक महिला के द्वारा जबरन शासकीय जमीन पर कब्जा कर रास्ता रोकने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत लेकर गांव वाले तहसीलदार मुकेश सोनी के पास ज्ञापन देने पहुंचे, जिन्होंने तहसीलदार को बताया कि महिला के द्वारा जबरन शासकीय भूमि पर कब्जा कर रास्ता रोकने का कार्य किया जा रहा है और गाँव वाले मना करते हैं तो महिला उनके साथ गाली गलौच भी करती है, जिसकी शिकायत हम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं तहसीलदार मुकेश सोनी के द्वारा ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस पर कार्रवाई कर ग्रामीणों को रास्ता दिलवाया जाएगा। संजय शर्मा की रिपोर्ट। अतिक्रमण का एक मामला है नयन का, क्या मामला सर पूरा ये नायन के ग्रामवासियों द्वारा भी एक एप्लीकेशन दी गई है कि हनुमान मंदिर के पास में शासकीय ज़मीन पे कोई बाहर से कोई महिला आके और अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है और मकान निर्माण की नींव वगैरह होती है। तो अब वो 5-7 रोज पुराना शायद मामला है, तो भेज दिया है टीम को और जो भी विधि अनुसार है वो कार्रवाई होगी और हटाएंगे उसको अतिक्रमण में। जिस प्रकार से सर दोषी पाया जाता तो उस प्रकार से नहीं, बिल्कुल होगी। ठीक है सर। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में भिवकुंड कोयला ब्लॉक के तहत एक भूमिगत कोयला खदान प्रस्तावित है, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये खदान विसापुर एवं नांदगांव पोड़े गांव में खेतों के पास प्रस्तावित है। इस खदान के जरिए क्षेत्र के कई बेरोजगारों को रोजगार के साथ किसानों को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सरकार और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी की दूरगामी योजना है। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड को 802 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इस कंपनी के संबंध में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से चंद्रपुर निवासी उप जिलाधिकारी संजय पवार की अध्यक्षता में पर्यावरण पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी। इस जनसुनवाई के दौरान राजनेताओं के भड़काने पर किसानों ने अधिकारियों से सवाल पूछते हुए आक्रामक रुख अपनाते हुए भूमिगत कोयला खनन पर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने दृढ़तापूर्वक अपनी राय रखी कि हमें निजी कंपनी की कोयला खदान नहीं चाहिए। सभी ने अधिकारियों से कहा कि हम अपने गांव में भूमिगत कोयला खनन नहीं चाहते हैं। इससे परियोजना स्थल पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। इस समय निवासी उप जिलाधिकारी संजय पवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल आरओ तानाजी सावंत, SROGB भादुले में सनफ्लैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड के मुख्य सलाहकार डॉक्टर गणेश मानिकर, आरवी दलवी, बल्लारपुर के पुलिस निरीक्षक आसिफ रजा शेख, उप निरीक्षक गोविंद चाटे आदि मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी की पर्यावरण जन सुनवाई में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी द्वारा यह दिखाई दिया कि हम ही किसानों से असली मददगार हैं, ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया। हर पदाधिकारी अपने भाषण से यह जता रहे थे कि हम सच्चे किसान हितैषी हैं। नतीजा यह हुआ कि पर्यावरण पर जन सुनवाई में बोलने की बजाय उपस्थित लोगों ने अन्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया। जन सुनवाई के दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारी अपने अपने नेताओं की छवि चमकाने में लगे हुए थे, जिसके कारण जन सुनवाई में राजनीतिक रंग देखने को मिला और जन सुनवाई पर्यावरण से हटकर किसानों के हित पर आकर बर्खास्त हुई, अर्थात इस जन सुनवाई का कोई हल नहीं निकला। मेसर सनफ्लैग एंड आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड का प्रस्तावित भूखंड माफी भूमिगत कोळसा खान समेत इसका जो एक्विजिशन के लैंड एक्विजिशन के चलते सुनावनी आज हो रही है, उस सुनावनी से चलते मुझे ये निष्कर्ष में आया है, देखने में आया है कि ये सारे जितने भी नेता लोग उस अगेंस्ट में जो बात कर रहे हैं ये पब्लिक फेवर में नहीं जाती। ये पब्लिक के फेवर में तभी जाएगी जब पब्लिक को इसका मुआवजा जो गवर्नमेंट के आधिपत्य के नीचे जितना मापदंड के हिसाब से होता है वो मापदंड के हिसाब से 4 गुना ज़्यादा मिलने वाला है और उसके अगेंस्ट में उनको रोजगार की भी हमी मिलने वाली है और इसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। आज हम अगर एग्जाम्पल ले कि समृद्धि हाईवे बना है, जो गडकरी साहब ने विकास किया है उस हाईवे का और उसका वो जगह का एक्वायर करने के बाद वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये कंपनी एक छोटे पैमाने पे 2 गांव को लेके इसको दत्तक लेके उसका पुनर्वसन करके सारे विकास के कामें की जाएगी और रोजगार लोगों को उपलब्ध किया जाएगा, उनके अपलिफ्टमेंट में काम आएगा। बहुत कुछ है होने वाला है और ये चीज अपने और आपके सोचने से नहीं होगा। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स में बस बैठा हुआ है, पार्लियामेंट्री डिसीजन लेती है, बोर्ड लेती है। लेकिन गाँव करी तो तरह तरह के विरोध कर रहे हैं, जिनसे गाँव करी तो तरह तरह के विरोध अंडर द समबडीज इन्फ्लुएंस, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंतर्गत हो रहा है। इंडिविजुअल जो भी जितने भी शिवसेना के हो गए, कांग्रेस के हो गए, सब अपनी ये रोटियां सेकने के चलते काम कर रहे हैं। तो इन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही सोच सकती है, ये मेरा कहना है।
लिमिट होना चाहिए, वाटर टेबल डाउन नहीं होना चाहिए। अगर पानी निकलता है तो उतना ही पानी रिचार्ज करना चाहिए। जो वाटर पानी छोड़ते हैं उसकी अगर परवानगी देते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो वो ट्रीटमेंट होकर करना चाहिए, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए और जो पैरामीटर्स है पानी के वो विद इन लिमिट होना चाहिए। तो ये सब जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो कि अपनी जिम्मेदारी पूरा जिम्मेदारी से निभाते हो कि इंडस्ट्री को वो शोकाज लेटर देंगे, डायरेक्शंस देंगे और काम करवा लेते हैं। नहीं किया इंडस्ट्री ने तो पेनाल्टी भी लगाते हैं और बहुत बड़ी पेनाल्टी रहती हो और ये सब वो उनका काम है। बट ये ग्रामवासी बोल रहे हैं कि ये काम होगा, वो होगा, वाटर लेवल डाउन होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब प्रिकॉशंस महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है ये सब कराने। तो फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध अपनी 800 हेक्टेयर की जमीन के अंदर में ये अंडरग्राउंड कोल माइन है, जिसको एक्चुअल जगह 25 एकड़ लगती है। वो 25 एकड़ जमीन हम लेने का बात कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ओपन कास्ट माइन करो और पूरे 800 हेक्टेयर जमीन लो। अब ओपन कास्ट माइन में जब जमीन की जरूरत नहीं और यहाँ से इसके नीचे 85 मीटर 85 यानी करीबन 250 फीट नीचे जमीन के वो माइनिंग होगा। तो 250 फीट जमीन के नीचे माइनिंग हो तो जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोगों को जो पानी निकलेगा माइन से वो पानी लोगों को कल्टीवेशन के काम में आएगा, खेती होंगी 12 महीने। तो ये लोग समझते नहीं। अब जमीन खरीदो बोल रहे हैं 800 हेक्टेयर ओपन कास्ट में तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहता, जो कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ओपन कास्ट की परमिशन ही नहीं दिया, ओपन कास्ट की परमिशन रिजेक्ट किया और उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया कि आप अंडरग्राउंड माइन ही करो। तो अंडरग्राउंड माइन की रिपोर्ट हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को सबमिट किया और तब कहीं उन्होंने इसका परमिशन दिया कि आप ओपन कास्ट के लिए आप अंडरग्राउंड माइन के लिए आप हेयरिंग करो। तो ये ओपन कास्ट माइन यहाँ की फिजिबल नहीं है, बिकॉज बाजू में नदी है, वर्धा नदी। तो ये नदी और परिसर का पोर्शन बाद में पेड़ पौधे के सब काटे जाएंगे ओपन कास्ट में, तो ये पर्यावरण को नुकसान होगा। इसलिए पर्यावरण मंत्रालय ने ओपन कास्ट की परवानगी रिजेक्ट किया, वो इसलिए इसको अंडरग्राउंड के लिए। लेकिन लोग बोल रहे कि नहीं अंडरग्राउंड नहीं, आप ओपन कास्ट को हमारी जमीन ही खरीदो। तो जमीन खरीदने से वो माइन फिजिबल होता ही नहीं। उससे तो कंपनी को, हमारे स्टील प्लांट को, कंपनी को जो कोयला लगता है वो कोयला WCL से वगैरह खरीदना पूरा आएगा, तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएंगी। हम लोग माइन ओपन कास्ट माइन की परमिशन भी नहीं है और खरीद भी नहीं सकते। तो ये मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि इतने 1000 के ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट रोजगार कंपनी में, और इनडायरेक्ट हजार लोगों के आसपास परिवार बनेंगे, उनको रोजगार मिलेगा डायरेक्ट माइन में। और इनडायरेक्ट रोजगार जो ट्रांसपोर्टेशन आएगा, बाद में विकास होगा गांव का, रोड बनेंगे, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होगा, ITI कराएंगे जो बच्चे सक्षम है, जो गांव के लोग हैं उनका एजुकेशन का भी लेवल बढ़ाएंगे, एजुकेशन को हम ये करेंगे और मेडिकल चेकअप भी करते जाएंगे। अगर इसका कोई हेल्थ पे इफेक्ट होता तो ये मेडिकल चेक भी करते। ये ऑलरेडी सनफ्लैग कर रही है, सनफ्लैग आयरन स्टील कंपनी भंडारा में, भंडारा रोड में, ये ऑलरेडी हम लोग आजू बाजू के विलेज में ये मेडिकल चेकअप कैंप, वाटर लेवल, वाटर ये सब देखते हैं। हम एकलारी को ड्रिंकिंग वाटर RO का पानी देते, बाजू में सिरसी गांव है उसको RO का पानी देते, बाजू में बीड़ गांव है, पूरे सनफ्लैग को लग के 500 एकड़ में सनफ्लैग है, 3,000 करोड़ का टर्नओवर है उसका स्टील प्लांट का। तो उसके बाजू के लोग सब खुश है और आजू बाजू के लोगों का ही करीबन 4000 लोगों को रोजगार मिला है वहाँ। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के दमोह से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जहां शादी समारोह में बिन बाप की बेटी को आशीर्वाद देने के लिए एक बाज पक्षी पहुंचा। वह विवाह की रस्मों के दौरान मौजूद रहा। वरमाला के समय ये पक्षी कुर्सी पर ही बैठा रहा। जब बेटी की वरमाला हुई तो ये पक्षी उड़कर उसके सिर पर बैठ गया। दुल्हन के पिता की पहले सड़क हादसे में मौत हुई थी। वहीं इस घटना को देख गांव और परिजनों का कहना है कि पिता ही पक्षी के रूप में आए और बेटी को आशीर्वाद दिया। हालांकि न्यूज 24/7 तक इस तरह की बातों और अंधविश्वास का पक्षधर नहीं है। दमोह जिले के रंजरा गांव निवासी जालम सिंह लोधी की मृत्यु बेटी की शादी के कुछ दिन पूर्व यानी 18 अप्रैल 2024 की सुबह अभाना ग्राम की तलैया के पास सड़क हादसे में हुई थी। पत्नी नोनीबाई पति की अस्थियां विसर्जन कर बेटी की शादी के दिन इलाहाबाद से घर लौटती है। जैसे ही घर में बैठती है कि अचानक से एक पक्षी घर की छत पर आता है और थोड़ी देर बाद नोनीबाई की गोद में जाकर बैठ जाता है। इस विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार जैसे ही घर के लोग बेटी इमरती की वरमाला के लिए जाने लगे तो ये पक्षी उड़कर परिवार के सदस्य के कंधे पर जा बैठा और फिर गांव की चंडी माता मंदिर तक पहुंचता है। मंदिर में बेटी की शादी की रस्में शुरू होती है। वरमाला के दौरान वह स्टेज के पास शांति से एक कुर्सी पर बैठा रहा। वरमाला के बाद वह उड़कर दुल्हन के सिर पर बैठ गया और पंख फैलाने लगा। ऐसा लग रहा था वह बेटी को आशीर्वाद दे रहा हो।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शादी के दौरान ये पक्षी पूरे समय चंडी माता मंदिर में मौजूद रहा। दुल्हन ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया था। जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई, ये पक्षी अचानक से गायब हो गया। ग्रामीणों का मानना है कि मृतक की आत्मा पक्षी के रूप में अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आई थी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंदसौर में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सहित कई नेता पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुज्जर की नामांकन रैली में शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुज्जर के समर्थन में नेताओं ने गांधी चौराहे पर आम सभा का आयोजन किया। सभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये लोकसभा के चुनाव का अगला चरण मध्य प्रदेश में जो तीसरा चरण होगा, 13 मई को आपको वोट डालने हैं। मंदसौर जिले से क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध स्वर्गीय पायलट साहब का रहा और मुझे भी सौभाग्य रहा कि आपके सुख और दुख में कभी कभी आने का यहाँ मौका मिला। यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको, मेरे परिवार को बहुत सम्मान दिया, बहुत संबल दिया, बहुत प्रेम और आशीर्वाद बना के रखा। उसके लिए मैं तमाम जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों का हमेशा मैं एहसान मानूंगा। सचिन पायलट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज 2 निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल में हैं। भाजपा ने कई सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी। भाजपा कानून बदलना चाहती है। ये चुनाव देश भर में हो रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हमारी कोशिश है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करता है, किसी ना किसी को मजबूत करता है। लेकिन मुझे खेद है कि जो दल आज सत्ता में है, उनकी कोशिश है कि 10 साल राज करने के बाद एक बार पुनः ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो जनता के जज्बातों को भड़काते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। और हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में इस बार बहुत सोच समझकर सोनिया गांधी ने, खड़गे ने, राहुल गांधी ने आपके बीच दिलीप गुज्जर को अपना उम्मीदवार बनाया। आपके भरोसे बनाया है किसान का बेटा जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर अपने दम पर विधानसभा तक पहुंचा। और दिलीप को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। स्वर्गीय पायलट साहब के समय से ये हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए अपने क्षेत्र के इलाके के जिले की हर समस्या को अपना समस्या मानकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए हम सब उनके समर्थन में आज वोट मांगने के लिए आए हैं। देश में जो राजनीति हो रही है उसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका है। 102 लोकसभा क्षेत्र में वोट पड़ गए। वोट पड़ने के बाद भाजपा भी बड़ी चतुर है, उनको पता पड़ गया कि मामला गड़बड़ है। अब गड़बड़ मामले को ठीक करने का एक ही तरीका है कि मुद्दे छोड़ दो, रोजगार के, निवेश के, उद्योग के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क के, अस्पताल के, स्कूलों के, छोड़ दो मुद्दों को। इन मुद्दों की जगह हम बात करते हैं मंगलसूत्र की और मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। इन मुद्दों पर भाषण देने में मजा आता है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि संविधान में हमें आज़ादी मिलती है, आरक्षण मिलता है। बीजेपी पूरा देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये बदलना चाहते हैं। हमारा यह संकल्प है कि हम उस संविधान के साथ हम इनको सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने नहीं देंगे, हम इनको पार्लियामेंट की पावर कम करने नहीं देंगे, हम इनको कार्यपालिका, विधायिका में और न्यायपालिका में अपने लोगों को इनफिल्ट्रेटर करने नहीं देंगे। क्योंकि देश का कानून कहता है नौकरी योग्यता करनी मिलेगी, पार्टी के नाम से मिलेगी, तो आप सोचो देश कहाँ जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यहाँ के सांसद कभी भी लोगों के काम नहीं आए। 10 साल में कोई ऐसा कार्य बता दो जो संसद के खाते में जाता हो। इसलिए इस बार आप कांग्रेस को वोट दे। देश की आबो हवा बदल रही है और यह हवा कह रही है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। मध्य प्रदेश में जो तीसरा चरण होगा 13 मई को आपको वोट डालने हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा पूर्व वक्ताओं ने कि मंदसौर जिले से, इस क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध स्वर्गीय पायलट साहब का रहा और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त रहा आपके सुख और दुख में कभी कभी आने का। यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको, मुझको, मेरे परिवार को बहुत सानिध्य दिया है। गड़बड़, अब गड़बड़ मामले को ठीक करने का एक ही तरीका है कि मुद्दे छोड़ दो, किसान के, रोजगार के, निवेश के, उद्योग के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क के, अस्पताल के, स्कूलों के, छोड़ दो मुद्दों को। अब मुद्दों की जगह हम बात करते हैं उस बेटियों की, मंगलसूत्र की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। क्योंकि इन मुद्दों में भाषण देने मजा आता है, जनता को ताली बजाने मजा आता है। और हम लोगों ने सैद्धांतिक बात अपनाई है कि हम लोग सरकार बनने के बाद, और ये कांग्रेस पार्टी की औपचारिक घोषणा है, यहाँ बहुत से किसान भाई बैठे हैं, देश आजाद हुए बहुत समय हो गया, 10 साल बीजेपी की सरकार रही पूर्ण बहुमत की,
3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, सैकड़ों किसानों की आत्मा आज गवाही दे रही है, जो मर गए बेचारे हमारे किसान भाई, उनके खिलाफ 3 काले कानून बनाए। बीजेपी चाहती थी कि इस देश में मंडियों को समाप्त कर दो, सरकार तो फसल खरीदती है उसको समाप्त कर दो, कि अनाज मंडी सौंप दो। अब जब देश की अनाज मंडी निजी हाथों में चली जाएगी तो कालाबाजारी, जमाखोरी इन लोगों को करने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने विरोध किया और केंद्र सरकार को झुककर वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब वापस लेते वक्त कहा था हम किसान की खरीद पर एक कानून बनाएंगे, झूठ बोला था। आज एक सांसद बन गया है सचिन भैया, आगे पूरी बात आपको बताएंगे। सचिन भैया का रिश्ता मंदसौर से वैसा ही है जैसा स्वर्गीय राजेश पायलट जी का रिश्ता था। वो भी आए थे, उनके भी कई भगत मिलते हैं, बार बार बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे बातें करते हैं। पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते हैं। सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं यार संसद में आपके गांव में आए होंगे, किसके किसके गांव में आए हाथ ऊंचा करो। अच्छा कोई बात नहीं, सांसद का काम बड़ा होता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने कह रखा है कि मैं जब भाषण दूं तो यही बैठना, तो कब देने लग जाए तो बेचारे को वहीं बैठना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मरने लड़ने में तो आए होंगे, अरे शादी ब्याह में तो आए होंगे। चलो कोई बात नहीं, 5 साल में उनको 50 करोड़ रुपए मिलते हैं, आपके गांव में कुछ तो दिया होगा। अरे तुम सब पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, पत्रकारों से बात करनी पड़ेगी। पत्रकार बंधुओं, कभी सुधीर भैया ने मंदसौर नीमच के विकास के लिए एक सवाल उठाया, आपके नॉलेज में है? कभी उठ के खड़े होकर नरेंद्र मोदी से 2 सवाल किए? आपने कभी छापा ऐसा? कभी एक पत्र लिखा हो मंदसौर नीमच के लिए? कभी लिखा? सुना आप लोगों ने? तो फिर ऐसे व्यक्ति को फिर से मंदसौर नीमच की जनता को चुनना चाहिए क्या? मेरा इतना ही आग्रह है दिलीप भैया की चुनाव लड़ाने की प्रोसेस में सार्वजनिक करना चाहता हूं। एक भी ऐसा नेता नहीं है यहाँ। 90% लोगों से मैंने पूछ के 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार रात को 1-1 बजे फोन करके मैंने बातें की, किसको लड़ाए किसको लड़ाए किसको लड़ाए। और 90% ने एक ही बात कही कि दिलीप गुजर लड़े तो सबसे पहले उनको लड़ा। सही है कि गलत? तो ये नियुक्ति कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, मैंने अध्यक्ष नाते नहीं की, अरुण भैया और हम सब नीमच के कार्यकर्ता और नेताओं ने लिया है। अब आप सबकी ड्यूटी बनती है। कितने लोगों को भरोसा है इसलिए हम आपका चुनाव रोक रहे हैं, तो उन्होंने हम पे मेरे पर ब्लेम डाल के मेरी पुतले पूरे मध्य प्रदेश में जिलाना चालू किए। तो मुझे उनको कहना पड़ा, इतना झूठ तो रोज बोलते हैं बट वो झूठ अदालत के साथ था। और इसलिए मैंने शिवराज जी, वीडी शर्मा और भूपेंद्र से बोला, मैं 10 करोड़ का मुकदमा तुम्हारे अगेंस्ट लगा रहा हूं। और मैंने लगाया, मैंने उन पर मानहानि का मुकदमा लगाया, जिसमें कोर्ट ने साक्ष्य के बाद उनको नोटिस भेजा है। अब वो हाईकोर्ट के शरण में है। तो बीजेपी की ये पुरानी आदत है जी, तो भैया झूठ बोलने की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झूठ वो खाली आपसे नहीं बोल रहे, वो देश से भी बोल रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 400 पार का धारा क्यों लगा रहे? क्या वो चाहते हैं कि देश का संविधान बदलना चाहते हैं? उनके सांसद तो ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब वो 75 साल पुराना हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, जिससे हमको तमाम आजादी मिलती है, आरक्षण मिलता है, पूरा देश का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब उसके माध्यम से चल रही है। पूरे देश में बदलाव का माहौल है। मध्य प्रदेश में भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दिलीप जी को यहाँ पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, भारी मतों से जीतकर सांसद की आबो हवा बता रही है कि हवा का रुख बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव हुए
उसमें 3 सीट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की बनती है और पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं मानता हूँ मंदसौर, नीमच, उज्जैन दोनों सीटें मालवा की कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। धन्यवाद। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं। जनता समझ गई है कि 10 साल से झूठ सुन रहे हैं, अब सच सुनना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन शहर में स्थित शहीद पार्क पर गुरुवार को लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में एक विशाल आम सभा का आयोजन हुआ। सभा के साथ साथ हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ प्रत्याशी महेश परमार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन भी दाखिल किया। आम सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर महेश परमार के नारे लगाए। सभा में उपस्थित राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, महिदपुर विधायक दिनेश जैनबॉस, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, लोकसभा चुनाव प्रभारी रवि जोशी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाजपाई सरकार को आड़े हाथ लेते हुए संबोधित किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाली पार्टी है। भाजपाइयों जैसा झूठ बोलो, जोर से बोलो, जुमलेबाजी करो, लोगों को बहला फुसला कर वोट लेना, ऐसा काम कांग्रेस ने नहीं किए। कांग्रेस पार्टी एक सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया और किसी भी जाति धर्म को बांटने का काम नहीं किया। भाजपा हमेशा झूठ बोलकर राजनीति करने का काम कर रही है। शिप्रा नदी में किस तरह गंदे नालों का पानी मिल रहा है। महाकाल लोक में जरा सी हवा के झोंके से सप्तऋषियों की मूर्तियां खंडित हुई थी, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा के भ्रष्टाचार की हद पार हो रही है। हम, आप और सबके लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार का समर्थन कर उन्हें भारी मतों से विजय बनाना है। निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो जैन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बुधवार 24 अप्रैल 2024 को आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला अध्यक्ष आज दिनांक 24 अप्रैल 2024 को सुनीता ताई पाटिल की आम आदमी पार्टी में घर वापसी हो गई है। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी आम आदमी पार्टी की विचारधारा और केजरीवाल के विकास कार्यों के प्रति उनकी निष्ठा कम नहीं हो सकी। इसलिए जिला संगठन मंत्री भीवराज सोनी के नेतृत्व में, साथ ही जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर नागेश्वर, जिला संगठन मंत्री योगेश मुरेकर, जिला कोषाध्यक्ष सरफराज भाई शेख, युवा जिला उपाध्यक्ष सुमित हस्तक, महानगर उपाध्यक्ष सुनील सदभैया, सुनील भोयर, रामदास चौधरी, बल्लारपुर शहर अध्यक्ष रवि कुमार पुप्पलवार, बल्लारपुर युवाध्यक्ष सागर कांबले की प्रमुख उपस्थिति में उनकी आम आदमी पार्टी में घर वापसी हुई है। इसके साथ ही वह केजरीवाल की विचारधारा में विश्वास रखते थे और जनता के अधिकारों और पार्टी के विकास के लिए मजबूती से काम करेंगे, ऐसा सुनीता पाटिल ने कहा। इस समय एडवोकेट पूजा खोबरे, सुनीता डोंगरे, सीमा पेंदम, शुभांगी बावने आदि शामिल रहे। हार्दिक स्वागत है। आज से आम आदमी पार्टी को चंद्रपुर जिले में महिला शक्ति का भरपूर बल मिलेगा, यही अपेक्षा करता हूं। और आपको आगे के भविष्य के लिए, आपके आगे के कामों के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संजीव गांधी निराधार योजना हमेशा से चल रही है, लेकिन इस साल गठबंधन सरकार ने बुजुर्गों, विकलांग, विधवाओं को परेशान करने के लिए एक सख्त नियम लागू किया और जीवन प्रमाण पत्र के साथ बीपीएल नंबर या आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया शुरू हुआ। इसलिए संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों को भीषण गर्मी में पैदल चलना पड़ रहा है। असहनीय पीड़ा से बाल लाभार्थियों में आक्रोश है और लाभार्थियों को तहसील कार्यालय में परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राजू जोड़े ने चेतावनी दी है कि अगर इस दमनकारी नियम को तुरंत वापस नहीं लिया तो कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करेगी।
सरकारच्या योजनेच्या लाभार्थी मागच्या अनेक वर्षापासून निराधार योजनेचा लाभ घेत आहे, परंतु यावर्षी तहसील ऑफिस बल्लारपूर यांच्या अटी शर्तीमध्ये वाढ झालेली आहे. हयात प्रमाणपत्र दिलं तर यांना निराधारची स्कीम परत पुनरावृत्ती सुरू होणार, परंतु यावेळी बीपीएल प्रमाणपत्र, इन्कम सर्टिफिकेट यांच्यावर लादल्यामुळे रखरखत्या उन्हामध्ये मागच्या 4 दिवसापासून निराधारच्या या महिला पुरुष, वयोवृद्ध आणि आजारी अपंग हे लोक उन्हामध्ये 4 दिवसापासून इन्कम सर्टिफिकेट, बीपीएल प्रमाणपत्राच्या रांगामध्ये लागत आहे. हा अत्यंत निर्दयी चुकीचा निर्णय बल्लारपूर तहसील ऑफिसच्या माध्यमातून या लोकांवर लादलेला आहे. जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री साहेब यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावं. विनाकारण एवढ्या म्हाताऱ्या लोकांना एवढ्या उन्हामध्ये ठेवून यांचे शोषण करण्याचं काम तहसील ऑफिस बल्लारपूरच्या माध्यमातून सातत्याने सुरू आहे. हे अत्यंत निषेधार्थ आहे. हा उपक्रम जे आहे निराधारचा, हा एकदा फॉर्म भरून दरवर्षी हयात प्रमाणपत्र द्यावं लागते, परंतु या वर्षीपासून यांना परत बीपीएल प्रमाणपत्र आणि इन्कम सर्टिफिकेटची अट लादल्यामुळे आर्थिक भूर्दंड आणि एवढ्या उन्हामध्ये शोषणाचा भूर्दंड या लोकांना शोषा लागत आहे. हा प्रकार बंद करावं, अन्यथा आम्ही आंदोलन करू. काय के लिए बुलाया यहाँ पे? इनकम चाहिए का, सही शिक्का पाहिजे नाही का? इनकम लेने का नहीं है क्या? पटवारी की हक चाहिए. काय के लिए इनकम होना? निराधार जाने क्या? निराधार के पैसे निकालने के, उसके लिए इनकम चाहिए बोलते हैं, हयात प्रमाण पत्र जोड़ने के लिए. हाँ, तो ये इसके पहले इनकम सर्टिफिकेट मांगे क्या? नहीं, कभी नहीं मांगे. अभी यही साल में सुनी मैं से परेशान होके है. यहाँ पे आएंगे, देंगे और वापस चले जाएंगे. इतने धूप में कितने दिन से आप यहाँ पे? हम कब अरे ये सोमवार से तो और ज्यादा परेशानी दिए थे उन्होंने, इसलिए हम नहीं करेंगे तो हमारे पैसे रुक जाएंगे. करके हम खड़े हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक. मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव. आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के बयान की निंदा की. बोले, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए. सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि एक तरफ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष एक के बाद एक नादानियां करते जा रहा है. एक्सरे कराकर संपत्ति के बांटने का षड्यंत्र चला रहे हैं. जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवास किया तब से कांग्रेस के नेताओं की हालत खराब है. वे बहुत हल्के स्तर पर चली गई है. कल रात राहुल गांधी ने जिस ढंग से बोला है, मैं उसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्हें देश के सामने माफी मांगनी चाहिए. जिस ढंग से सैम पित्रोदा ने कहा कि वह तो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने अमेरिका के कानून का उदाहरण दिया कि विरासत के आधार पर यह कानून अच्छा है, वह यहाँ लगना चाहिए. इस बयान से या तो उनके अपने संबंध बता रहे हैं या फिर उन्होंने केवल कह दिया कि उनका व्यक्तिगत बयान है. सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि उसी प्रकार से है जैसे सनातन संस्कृति का अपमान करके कांग्रेस ने बचने का प्रयास किया. देश जानता है कि देश की मतदाता जानते हैं, जागरूकता का माहौल है. निश्चित रूप से इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी. एक तरफ देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष एक के बाद एक नादानियाँ करते जा रहा है और एक्सरे करा करके संपत्ति लेकर के बांटने का जो षड्यंत्र और जिस ढंग का माननीय पर्दाफाश किया यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब से तो कांग्रेस के नेताओं की बिल्कुल हालत बुरी, बहुत हल्के स्तर पर चले गए. कल राहुल गांधी जी ने जो जिस ढंग से बोला है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनको देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए. और जिस ढंग से उनके सैम पित्रोदा ने कहा है, वो तो उनके राजनीतिक गुरु है ना, जिनने पाकिस्तान अमेरिका के कानून का उदाहरण दिया कि विरासत के आधार पर ये कानून अच्छा है, इसको यहाँ लगना चाहिए. तो या तो वो उनके अपने संबंध बताए या वो इस बात से केवल कह दिया कि मैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है. ये उसी प्रकार से जैसे सनातन संस्कृति का अपमान करके कांग्रेस ने इस ढंग से बचने का प्रयास किया. लेकिन देश जानता है, देश के मतदाता जानते हैं, जागरूकता का माहौल है. निश्चित रूप से इसको कीमत कांग्रेस. विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी. ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के काम करते थे.
पीएम मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे, तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। इन दोनों को भारी मतों से जीताना है और बड़ी संख्या में आप जिता करके जब उनको वोट देते हैं ना, वो मोदी को शक्ति देता है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। के रिजल्ट आए हैं। मेरी अपनी ओर से सभी 10वीं और 12वीं के बच्चों को बधाई, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया। मुझे बताया गया कि 9 लाख से ऊपर हाई स्कूल के बच्चे अपने क्लास में 10th की एग्जाम में सम्मिलित हुए थे और ऐसी प्रकार से 7 लाख से ज़्यादा बच्चे 12th की एग्जाम में थे। और ये भी जानकारी में आया कि इस वर्ष हमारे अपने खास करके 12th के अंदर पिछली बार से 9% ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारा निकला है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, खासकर इस तरह से भी कि हमारी अपने इस रेसों को अगर देखेंगे तो बच्चियों ने अपनी प्रावीण्य सूची में अच्छा स्थान बनाया है। शहरी ग्रामीण सभी क्षेत्रों में जो समाचार मिल रहे हैं, समाचारों के माध्यम से जानकारी आई है कि हमारे यहाँ जो खास करके मेरिट की बात अगर करेंगे तो 37 छात्रों ने अगर हाई स्कूल में अपनी जगह बनाई तो 45 छात्राओं ने जगह बनाई। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में 37 छात्रों ने और 85 छात्राओं, कुल 132 छात्र छात्राओं ने हायर सेकेंडरी में अपना स्थान प्रावीण्य सूची में दर्ज कराया है। और इसी कारण से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा अपना माध्यमिक हायर सेकेंडरी का जो सम्मान है वो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पूरे देश में जाना जाएगा। लेकिन जो निराश न हो, जो बच्चे किसी कारण से छूट गए उनके लिए रुक जाना नहीं, ऐसा हमारा एमपी बोर्ड का अलग से सिस्टम है जिसमें वो अपनी परीक्षा ओपन प्रणाली के माध्यम से, ओपन बोर्ड के माध्यम से वो उसमें भाग ले सकते हैं। जिंदगी में केवल एक ही बार परीक्षा दे करके उससे निराश होकर के जो गलत मार्ग पे चले जाते हैं, ऐसे सारे बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी उम्मीद की किरण खत्म होती है वहाँ से आगे अपना अगला कदम उसकी जिंदगी का स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए तत्पर होता है। बड़े बड़े उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हमारे अपने आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के माध्यम से जिस प्रकार से आप कोर्स लोगे, अलग अलग प्रकार के कोर्स का डिजाइन गया। जब BA BCom BSc के लिए हमको एडमिशन मिलता था, अब आप जो पसंद करोगे उस तरह के एडमिशन आपको अपने अपने महाविद्यालय के माध्यम से मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति बधाई, शुभकामना। जय श्री महाकाल। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चुनाव खत्म होते स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर फिर से एक्शन मोड में आ गई है और चंद्रपुर जिले में 2 अलग अलग ऑपरेशनों में 41,27,000 रुपए जब्त किए गए हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक श्री मुमक्का सुदर्शन सा चंद्रपुर ने स्थानीय अपराध शाखा को चंद्रपुर जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। तदनुसार P नंबर चंद्रपुर के महेश कोंडावर ने एक टीम नियुक्त की और उन्हें अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। और इसी के साथ दिनांक 23 अप्रैल 2024 को गोपनीय सूचना मिली कि भद्रावती क्षेत्र के मौजा घोड़पेट के मुख्य चौराहे पर एक व्यवसायी ने अपने घर में अवैध रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू का भंडारण बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने सुमेध उर्फ को गिरफ्तार कर लिया है और मौजा घोड़पेट के एक व्यवसायी समीर देवगढ़े के घर की तलाशी ली तो अवैध सुगंधित तंबाकू मिली 47,000 रुपए की और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित फ्लेवर्ड तंबाकू पाया गया। उक्त अपराध PST भद्रावती में पंजीकरण करके विषय सामग्री और आरोपियों को भद्रावती पुलिस के हिरासत में दिया गया है। इसके अलावा 24 अप्रैल 2024 प्रातः 4 बजे गोपनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि नागपुर चंद्रपुर हाईवे पर 2 ट्रकों में अवैध रूप से कत्लेखाने पशुओं का परिवहन कर उन्हें तेलंगाना राज्य में ले जाया जा रहा है।
है। संवाददाता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अशोक लेलैंड कंपनी के 2 ट्रक MH34AB 9001 एवं MH34AB 6202 बिना रुके तेज गति से घूस की ओर भागते हुए दिखे। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने उक्त दोनों ट्रकों का पीछा किया, उन्हें मौजा चिंचाला गांव के पास रोका और वाहनों की जांच की तो उक्त दोनों ट्रकों में क्षमता से अधिक पशुओं को क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधकर उनके पैरों, गर्दनों और मुंह में बिना व्यवस्था के वध कटाई के लिए ले जाया जा रहा था। उक्त दोनों ट्रकों में कुल 53 नग मवेशी थे। 20,60,000 रुपए दोनों ट्रक नंबर 20 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन 20,000 कुल मिलाकर 40,80,000 रुपए जब्त किए गए। दोनों ट्रकों के इसाम के नाम जिसमें वसीम खान, यूनुस खान उम्र 19 साल निवासी और जिला यवतमाल HMU वार्ड नंबर 4 गढ़चंदूर टी कोरपना, फारूक खान, गफ्फार खान उम्र 25 वर्ष निवासी और जिला यवतमाल HMU वार्ड नंबर 4 गढ़चंदूर डी कोरपना, जिला चंद्रपुर धारा 429 IPC उपधारा 11(1)D नहीं या फिर अधिनियम 1960 अपराध 5A 1 5B 9 11 मध्य प्रदेश रक्षा अधिनियम धारा 83,130/177 मुवाका अंतर्गत पडोली में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की आगे की जांच पडोली पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक कर रहे हैं। उपरोक्त कार्रवाई में माननीय पुलिस अधीक्षक श्री भूमक्का सुदर्शन शाह, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती रीना जनबंधु के मार्गदर्शन में PN महेश कोंडावर के नेतृत्व में पौपानी, विनोद भोरले, पोहवा, धनराज कारकड़े, स्वामीदास चलेकर, गजानन नागरे, अजय बागेश्वर पोम, प्रशांत नागोसे, चपोहवा, दिनेश अड्डे, स्टागुशा चंद्रपुर ने जाल बिछाया और सफलतापूर्वक कार्रवाई की। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत वरमड़ी में SC वर्ग के मुन्नालाल धानक के मकान में आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि खेत में खड़ी नवाई में किसानों ने आग लगाई थी, जो बढ़ते बढ़ते मुन्नालाल धानक के मकान तक पहुंच गई और उसका मकान धू धू कर जलने लगा। कच्चा मकान होने के कारण जलने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन पड़ोस के मकान में भी आग फैल गई और दोनों मकानों में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। यह गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया ताकि आसपास के दूसरे मकान की आग की चपेट में आने से बच गए। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा नगर की जानी मानी वन विभाग के डिप्टी रेंजर तेज प्रकाश शर्मा 31 मार्च को डिप्टी रेंजर के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। शर्मा के परिजनों और मित्रों ने उनके सेवानिवृत्ति पर प्रतिभोज कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शर्मा के परिजनों, रिश्तेदारों, बहन और बेटियों सहित अनेक नगर मित्र गणों को आमंत्रित किया। शर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह स्थानीय मानस भवन में 12 बजे से 4 बजे तक चला रहा, जिसमें परिजन, रिश्तेदार, पत्रकार, मित्र, बंधु सहित बड़ी संख्या में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह में उक्त सभी लोगों ने शर्मा को तिलक लगाकर शॉल, शरीफल भेंट कर सम्मानित किया और कई रिश्तेदारों, मित्रों सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारियों ने उपहार देकर उसके बाकी जीवन को लेकर मंगल कामनाएं और बधाई दी। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। आप आज सेवानिवृत्त हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और आगे आगे आप क्या करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों के लिए, उसके बारे में बताएं। मैंने वर्ष 1984 से विभाग की सेवा की। 2024 तक 40 वर्ष लगातार सेवा पूर्ण कर डिप्टी रेंजर पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और वैसे तो अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी जवाबदारी थी, विभागीय जवाबदारियों से मैं मुक्त हो गया हूँ। लेकिन आप तो देख रहे हैं कन्याधन मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरी जवाबदारियाँ ऊपर बढ़ गई हैं और भविष्य के लिए मैं सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों से जुड़कर अपने कार्य करता रहूँगा।
निरंतर जनसेवा में लगी थी। मेरी हार्दिक हार्दिक इच्छा है। कर्मचारी के रूप में उन्होंने कार्य किया। मैं अपनी ओर से और गंजी वासुदा पत्रकार संघ की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हो चुका है। ताऊ जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो हमारी बैकबोन है एक तरीके से। ताऊ जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ताऊ जी के आज जो हम कुछ भी हैं वो हमारे ताऊ जी की वजह से ही हैं। हमारे पापा के ना होते हुए भी पापा का रोल निभा रहे हैं हमारे ताऊ जी। वो है तो हमें कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं हुई है और हम ताऊ जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज जोरदार तालियां बजाएं ताऊ जी के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चंद्रपुर महानगर के हिंदुस्तान लालपैच कॉलोनी शिव मंदिर में उत्तर भारतीय समुदाय की माताओं बहनों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सुधीर मुनगंटीवार की प्रचंड जीत के लिए भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक एवं भगवान शिव की स्तुति में भव्य शिव चर्चा का आयोजन माताओं बहनों के द्वारा किया गया। यह शिव चर्चा रुद्राभिषेक का आयोजन भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष राहुल पांडे, महामंत्री रामपाल सिंह के नेतृत्व और भाजपा नेता राजेश यादव, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष रुद्र नारायण तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उत्तर भारतीय समुदाय की माताओं बहनों में बिंदु यादव, नीतू यादव, संध्या तिवारी, रविता यादव, वंदना सिन्हा, ज्योति बहुरिया, ज्योति यादव, मीला यादव, ममता राजभर आदि ने अथक प्रयास किया। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल एवं भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव के निकट जंगलों में रेस्क्यू के दौरान पकड़ने गए वन विभाग की रेस्क्यू टीम पर बुधवार दोपहर तेंदुए ने एक वन कर्मी पर हमला कर दिया। इसमें एक वन कर्मचारी घायल हो गया। इसके हाथ में चोट आई है। आपको बताते चले कि महू के पास जानापाव में मंगलवार को एक तेंदुआ ग्रामीणों ने देखा था जो लंगड़ाकर चल रहा था। ग्रामीणों ने वीडियो शेयर किया तो वन विभाग ने माना कि तेंदुआ घायल है और उसके पैर में चोट होने से चलने में दिक्कत है, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा लगातार उसकी सर्चिंग की गई तो वह उसी क्षेत्र में बुधवार को मिल गया। वन विभाग अधिकारी ने कहा कि घायल तेंदुए के रेस्क्यू के लिए इंदौर से टीम आई थी। जैसे ही तेंदुआ ट्रेस हुआ तो उसे ट्रैंकुलाइज करने के दौरान उसने झपट्टा मारकर वनपाल सोहन पाल को घायल कर दिया। हालांकि तेंदुए को सही तरीके से बेहोश कर लिया गया है, जिसे इलाज के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जानापाव पहाड़ी के नजदीक पंचमुखी हनुमान मंदिर के नजदीक बीते 3 दिनों से तेंदुए का मूवमेंट था। इसके घायल होने की जानकारी लगते ही बुधवार दोपहर उसका रेस्क्यू किया गया। सूचना मिलने पर इंदौर से GF4 रेंजर और डॉक्टर सहित पूरी टीम पहुंच गई थी। ऐसे नहीं, इधर लाओ उसको, ये लगाओ, स्टिक लगाओ उसमें जैसा करते रहते हो। इधर चढ़ाओगे, रुक जाओ, रास्ता देखो नहीं सर। इस तरह अरे यार चिंता से नहीं, हो गया ये पकड़ना तो ऊपर। चलो चलो इधर से ही सर, इधर से चढ़ गए तो ऊपर। चलो जान लो। अरे इधर से नाले नाले ना सर, इधर से, इधर नाले नाले। हाँ इधर आ जाइए सर। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव पर श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर में श्री रामचरितमानस का अखंड रामायण पाठ किया गया, जो कि सतत 24 घंटे चलता रहा। मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ लगी रही। शाम को महाप्रसाद में हजारों श्रद्धालु सहभागी हुए।
विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही पंडित चंद्रमा प्रसाद मिश्रा के कर कमलों व मुखारबिंद से अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई। दूसरे दिन समापन पश्चात हवन आरती के बाद प्रसाद वितरित कर शाम में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था, जिसमें हजारों नागरिक सम्मिलित हुए। मंदिर में मुख्य रूप से बल्लारपुर के थानेदार आसिफ रजा शेख, गजानन डोईफोड़े, आरपीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार पाठक, पवन यादव, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, पंडित ज्वाला प्रसाद बाथम आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री संकट मोचन मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश निषाद, सलाहकार शिव संपत विश्वकर्मा, कार्याध्यक्ष मिथिलेश विश्वकर्मा आदि रहे।